Hello students, today we will discuss clauses. Many students requested me to make a video on clauses. So first of all, let us know what are clauses. According to Merriam-Webster dictionary, a clause is a group of words containing subject and predicate and functioning as a member of a complex or compound sentence. आपने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े होंगे कि सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब वर्ड क्या है, क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, इन सब के बीच डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो क्लोज की यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह है जिसमें क्या है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है, जो काम को कर रहा है या जिसके साथ कुछ भी हो रहा है, और प्रेडिकेट क्या है, जो उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो क्लोज है ये किस तरीके से काम करता है, क्या काम है इसका, ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का ही एक पार्ट है, उसी का एक मेंबर है। तो जब तक आप क्लोजेस नहीं समझ लेते हैं, आपको नहीं समझ आएगा कि सेंटेंस आपने रट लिया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं, कंपाउंड क्या है, लेकिन क्लोजेस को समझे बिना आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि क्लोजेस उन्हीं का ही एक हिस्सा हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टेप वाइज इन चीज़ों को समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लोज, फ्रेज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। क्लोज क्या है, जो कि हमने अभी समझा था, अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक वाक्य के एक हिस्से के रूप में ये काम करता है और ये शब्दों का एक समूह है। फ्रेज भी यही है, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जो दोनों में मेन फ़र्क है, जो मेजर डिफरेंस है, वो है अ क्लोज कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लोज के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और जो फ्रेज है, फ्रेज डजेंट हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होगा फ्रेज के अंदर। मेन क्लोज कैन कन्वे अ कंप्लीट थॉट। जो मेन क्लोज है वो पूरा एक विचार, यानी कि उससे आपको सेंस समझ आएगी कि इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है। अ फ्रेज कैन मेक सेंस बट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। यानी फ्रेज क्या है, जो कि जिसका अर्थ निकल सकता है लेकिन अपने आप में एक पूरा विचार, एक कंप्लीट थॉट वो नहीं समझा पाती। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड्स ऑन अ मेन क्लोज टू गिव अ कंप्लीट थॉट। जो मेन क्लोज है उसमें तो कंप्लीट थॉट पूरा का पूरा कन्वे हो जाता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो पूरे विचार को समझाने के लिए उसे मेन क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ ही वॉक्स स्लोली, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लोज है और ये सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर एक ही मेन क्लोज है, कोई डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज इसके अंदर नहीं है। और फ्रेज का एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। मान लीजिए अगर हम ये कह रहे हैं कि अ स्लो रनर, अ स्लो रनर, तो ये जो है ये फ्रेज है जो अपने आप में जिसकी सेंस तो निकल रही है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक कंप्लीट थॉट भी नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, सेंस निकल रही है लेकिन एक कंप्लीट थॉट को ये कन्वे नहीं कर रहा है। अब सेंटेंस क्या है,
Sentence is a set of words which gives complete meaning without depending on any other word or group of word containing subject and predicate. यानी कि सेंटेंस जो है वो शब्दों का वो समूह है जो कि कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करता है, जो जिसका पूरा अर्थ निकलता है और उस अर्थ को समझाने के लिए वो किसी और शब्द या किसी और शब्दों के समूह या सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पर निर्भर नहीं करता। यानी जो अपने आप में कंप्लीट थॉट है, जिसके अंदर एक कंप्लीट सेंस जिसकी निकल रही है, वो शब्दों का समूह जो है वो सेंटेंस कहलाता है। Subject tells us who or what the sentence is about और what or who is performing the verb in the sentence. Subject क्या है? जो हमें ये बताता है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है या किस व्यक्ति के बारे में है और कौन जो है इस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्शन डूअर कौन है, ओके, या किसके साथ कोई चीज़ हो रही है। Predicate is a part of the sentence that tells us about the subject and it always contains the verb. जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि predicate क्या है, जिसमें verb होती है और जो subject के बारे में आपको information देता है। predicate sentence का वो part है। तो हमने क्लोज फ्रेज और सेंटेंस के डिफरेंस को अभी समझा। अब हम बात करते हैं कि क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज भी हो सकता है, जो कि अभी हमने डिस्कशन किया था, और वो डिपेंडेंट क्लोज भी हो सकता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। अ क्लोज विल ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन एंड अ वर्ब। ये हमने समझा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है क्लोज। अ क्लोज कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब ये जो क्लोज है ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी, यानी कि किसी चीज़ पर आश्रित भी हो सकता है और आत्मनिर्भर भी हो सकता है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? जो कि किसी पर निर्भर नहीं है, हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और जो अपने आप में पूरे विचार को एक्सप्रेस करता है। कैन स्टैंड अलोन एंड बी इट्स ओन सेंटेंस, जो कि अकेले ही अपने आप में संपूर्ण विचार है, जिसको किसी और क्लोज की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर ड्रोव मी टू स्कूल, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट एप्पल्स। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वो पूरा ही एक ही क्लोज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। जो हम दूसरा सेंटेंस कर रहे हैं, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट एप्पल्स, इसमें दो मेन क्लोजेस हैं जो कि एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड में हमने कहा व्हेन आई वॉज लिटिल आई लाइक्ड टू राइड माई बाइक, तो जिसको अंडरलाइन किया गया है आई लाइक्ड टू राइड माई बाइक, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि इसमें कंप्लीट थॉट को समझने के लिए हमें किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अंडरलाइन द इंडिपेंडेंट क्लोज और क्लोजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई वॉच द फुटबॉल गेम येस्टरडे, सिंस इट वॉज माई बर्थडे आई गोट टू पिक द रेस्टोरेंट फॉर डिनर। इनको आप करके देखिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। इनमें आपको किसको अंडरलाइन करना है? इंडिपेंडेंट क्लोज को। सो डू दिस। अब हम समझते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। डिपेंडेंट जो कि किसी पे आश्रित है, हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो हमने क्लोज की डेफिनेशन की उसमें आपने अच्छे से समझा कि क्लोज होता ही वो है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? वो क्लोज की तो डेफिनेशन पे खरा उतर रहा है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण विचार को जो है वो कन्वे नहीं करता। कैन नॉट स्टैंड अलोन टू बी इट्स ओन सेंटेंस, और अपने आप में ये पूरा वाक्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गॉट अ बैड ग्रेड ऑन समथिंग आई वुड मेक श्योर टू स्टडी मोर। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ आपका पार्ट है सेंटेंस का, ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज है
क्योंकि इसे आप जो इंडिपेंडेंट क्लोज है जो पीछे है कोमा के बाद, आई वुड मेक श्योर टू स्टडी मोर, उसके बिना इसकी ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं है. इफ़ आई गॉट अ बैड ग्रेड ऑन समथिंग, आई वुड मेक श्योर टू स्टडी मोर. आई read the Hunger Games which was a great book. यानी मैंने हंगर गेम्स जो है वो पढ़ी जो कि एक महान किताब है. अब आई रेड द हंगर गेम्स के बिना जो आपका जो अंडरलाइन किया हुआ क्लोज है वो कंप्लीट थॉट नहीं कन्वे कर रहा, इसीलिए इसे हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं. Another example is here. Ever since I was little, I have been afraid of snakes. सो यहाँ पर भी जो अंडरलाइन किया गया क्लोज है वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि वो जो बाद का आपका क्लोज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है, आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, उसके बिना इसकी कंप्लीट सेंस जो है, कंप्लीट थॉट सेंस तो है लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं है. अब जो नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए. आपको अंडरलाइन करना है कि डिपेंडेंट क्लोज जो है इन सेंटेंसेस में कौन सा है. व्हेन आई बॉट द सीडी इट वाज ऑन सेल, तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, और आप इसकी प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आप अपने जो आंसर हैं वो कमेंट की फॉर्म में भी डाल सकते हो इस वीडियो के नीचे. अब हम जो हमारे टाइप्स हैं क्लोजेस के, सबसे पहले तो हमने दो तरीके से इसे समझा कि जो क्लोज है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है. अब क्लोज जो है और कितने टाइप का हो सकता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन क्लोजेस. अब आपको पता है नाउन क्या होता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया और थॉट, वो भी अपने आप में नाउन है. अब नाउन क्लोज क्या है? अ नाउन क्लोज इज अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज दैट प्लेस द रोल ऑफ अ नाउन. अब जो नाउन का रोल निभाए वो कौन सा क्लोज हुआ? वो नाउन क्लोज है और वो डिपेंडेंट है, वो आश्रित है. जैसे किसी का नाम है, पर्सन का, प्लेस या थिंग का, तो वो नाउन की तरह ही जो क्लोज काम करे उसे हम नाउन क्लोज कहेंगे. Like any noun, a noun clause can be a subject, an object और a complement. और नाउन की तरह ही हमारा जो नाउन क्लोज है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स देखिए. अ नाउन क्लोज कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अगर वो वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करता है तो कैसे करेगा? जैसे इस सेंटेंस में है, वॉट बिली डिड शॉक्ड हिज फ्रेंड्स. तो वो जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में. जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहती कि हम ये कहते कि इसकी जगह किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप डाल देंगे, जैसे आप कहें कि राम शॉक्ड हिज फ्रेंड्स, तो राम जो है वो नाउन है. यहाँ पे हमने उसे रिप्लेस किया है वॉट बिली डिड, कि बिली ने जो किया उसने उसके फ्रेंड्स को शॉक किया, यानी कि उनको आश्चर्य में डाल दिया. तो यहाँ जैसे हमारा नाउन जो है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वैसे ही हमारा नाउन क्लोज भी यहाँ पर जो शॉक जो वर्ब है शॉक्ड, उसके सब्जेक्ट की फॉर्म में काम कर रहा है. सो इट इज़ अ नाउन क्लोज. अगला समझिए, अ नाउन क्लोज कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब वहाँ तो वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में काम किया, यहाँ वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. जैसे बिलीज फ्रेंड्स डिडंट नो दैट ही कुडंट स्विम. क्या नहीं जानते बिली के फ्रेंड्स? कि उसे तैरना नहीं, कि वो तैर नहीं सकता. ठीक है, तो यहाँ पे वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. जैसे हम कहते कि बिलीज फ्रेंड्स डिडंट नो इट. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का उसकी फॉर्म में हमारा नाउन क्लोज काम कर रहा है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी ये फंक्शन कर सकता है. जैसे बिलीज मिस्टेक वॉज दैट ही रिफ्यूज्ड टू टेक लेसन्स. क्या थी बिली की मिस्टेक? कि उसने जो जो लेसन्स थे वो
नहीं लिए, ठीक है, यानी मान लीजिए क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया, टेक लेसन्स, ठीक है, तो उसकी मिस्टेक क्या थी, या टेक लेसन्स जो है आप उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे समझने की क्या बात है कि जो आपका नाउन क्लोज है वो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में काम कर रहा है। अ नाउन क्लोज कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी काम कर सकता है, जैसे मैरी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट बिली डिड, यहाँ फॉर जो आपकी प्रपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी नाउन क्लोज काम कर रहा है। अ नाउन क्लोज बट नॉट अ नाउन कैन बी एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी यानी विशेषण की भी वो विशेषता बता सकता है, उसको भी कॉम्प्लीमेंट, उसको क्वालिफाई कर सकता है, जैसे एवरीबडी इज सैड दैट बिली ड्रॉन्ड, हर कोई उदास क्यों है, क्योंकि बिली जो है वो डूब गया। सो एवरीबडी इज सैड, सैड जो है वो यहाँ पर आप एज एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको यूज़ कर रहे हो, नाउन क्लोज को। नाउन क्लोज यहाँ पे क्या है, दैट बिली ड्रॉन। सो दीज आर नाउन क्लोजेज जो कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी ये किसी सेंटेंस का हिस्सा हो सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोजेस। आप सभी जानते हो कि एडवर्ब क्या होती है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करती है, यानी वर्ब को क्वालिफाई, उसकी विशेषता बताती है। और एडवर्ब क्लोजेस क्या हैं, एडवर्ब क्लोजेस मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और adverbals by telling where, when, in what way, to what extent, under what condition और why, इन सब चीज़ों का को जो बताए उसको हम एडवर्ब क्लोजेस कहते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और वर्बल्स के बारे में ये आपको बताता है एडवर्ब क्लोज। जैसे The Yukon entered Canada's Confederation after a gold rush, brought 1 lakh people to the territory. When did they enter? अब जो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब क्या है, एंटर्ड, तो जो आपका एडवर्ब क्लोज है वो उसके बारे में जानकारी दे रहा है। क्या बता रहा है कि कब एंटर किया, आफ्टर अ गोल्ड रश ब्रोट 1 लाख पीपल टू द टेरिटरी, यानी कि क्या बताया कि वो कब आए, व्हेन डिड दे एंटर। सो व्हाट इज गिवन हियर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन ब्लू लेटर्स, वो जो ब्लू वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, वो आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि वर्ब की विशेषता वो कैसे बता रहा है एडवर्ब क्लोज। एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, द माइनर्स चिल्ड्रन वर नर्वस व्हेनेवर देयर फादर एंटर्ड अ टनल, तो किस चीज़ का जवाब दे रहा है ये, किस चीज़ को कैसे मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, व्हेन वर द चिल्ड्रन नर्वस, यानी क्या जवाब दिया कि कब नर्वस थे चिल्ड्रन, उसका जवाब किसने दिया, एडवर्ब क्लोज ने, क्योंकि एडजेक्टिव को उसने मॉडिफाई किया। एडजेक्टिव क्या था, नर्वस, नर्वस किसकी विशेषता बता रहा था, माइनस चिल्ड्रन की। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं वर्ड्स, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब क्लोज है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी नर्वस के बारे में बताया, नर्वस के बारे में, तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज है। एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे टुडेज डिग लास्टेड लॉन्गर देन द वन येस्टरडे। अब जो लॉन्गर है, जो एडवर्ब है, एडवर्ब को क्या चीज़ होती है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो हमारी जो वर्ब थी जो एडवर्ब है लॉन्गर, उसके बारे में क्या बताया कि हाउ लॉन्ग, टू व्हाट एक्सटेंट डिड टुडेज डिग लास्ट, यानी कितने लंबे समय तक चली, उसके बारे में बताया। पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर सकता है, जैसे द माइनर्स cheering whenever someone made a strike were excited,
तो यहाँ पे कैसे पार्टिसिपल हमारा कौन सा था, चीयरिंग। चीयरिंग को कैसे मॉडिफाई किया, व्हेन डिड द माइनर्स चीयर, कि जो माइनर्स हैं वो कब खुश हुए, कब खुशियाँ मनाई उन्होंने, वेन एवर समवन मेड अ स्ट्राइक, तब तब वो एक्साइट होके उन्होंने चीयरिंग की। जेरेंट को मॉडिफाई कैसे करता है, डिगिंग वेर एवर माइनर्स थॉट देयर वॉज गोल्ड हैज़ लेफ्ट द यूकॉन फुल ऑफ ओल्ड माइंस, तो वेयर डिड द माइनर्स डिग, यानी कि खदानों में जो खुदाई करते हैं माइनर्स, वो उन्होंने कब कहाँ पे खोदा, वेयर डिड द माइनर्स डिग, उसका जवाब जेरेंट हमारा क्या था, डिगिंग। ठीक है, जेरेंट को मॉडिफाई किया यहाँ पर, तो ये एडवर्ब क्लोज है। इन्फिनेटिव को भी मॉडिफाई कर सकता है हमारा एडवर्ब क्लोज, जैसे द टायर्ड माइनर्स वांटेड टू रिलैक्स आफ्टर द वर्क डे एंडेड। अब टू रिलैक्स क्या है, टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब टू इन्फिनेटिव को, टू रिलैक्स को मॉडिफाई किस पार्ट ने किया, किस क्लोज ने, आफ्टर द वर्क डे एंडेड, तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये हमारा एडवर्ब क्लोज है। ओके, सो जो भी हाईलाइट किया गया है रेड कलर से वो है हमारा एडवर्ब क्लोज, और वो किस तरीके से वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, पार्टिसिपल को, जेरेंट को, इन्फिनेटिव को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आता है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज मीन्स अ क्लोज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव बाय क्वालिफाइंग अ नाउन। जैसे जो हमारा विशेषण होता है एडजेक्टिव, वो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो जो एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है वो क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। While adjectives are used before the name they describe, एडजेक्टिव्स का हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं और कब करते हैं, नेम जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे पहले उसका इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज कम्स आफ्टर द नेम इट डिफाइंस, एडजेक्टिव तो उससे पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लोज जो है जिस नाम को डिफाइन कर रहा है, जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई सॉ अ ब्लू कार विच वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई कार, तो हमने इसमें क्या किया, जो ब्लू कार है हमने उसको पहले लिखा और उसको उसकी विशेषता जो है वो बाद में बताई। कैसे, टुडे आई सॉ अ ब्लू कार, ब्लू कार को हमने कैसे मॉडिफाई किया, क्या बताया उसके बारे में, विच वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई कार, तो जो बाद में यूज़ हुआ जो नेम के उसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज है। अब इसमें ध्यान देने की बातें कौन कौन सी हैं, पॉइंट नंबर 1, हाफ सेंटेंस कम्स आफ्टर हु, whom and which, that is these words decrease the subject or object after them, not that in some cases there are half sentences, और कुछ में ये हाफ सेंटेंसेस के बाद आता है, जो हाफ सेंटेंसेस हु, whom या which के बाद आता है, द फुल सेंटेंस कम्स आफ्टर वेयर, व्हेन एंड वाई, और आधा सेंटेंस उससे पहले और फुल सेंटेंस जो है वो वेयर, व्हेन या वाई के बाद आता है। अनलेस देयर इज़ अ कोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस देयर इज़ अ कोमा एंड प्रीपोजिशन ऑन द लेफ्ट इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, whom, which, when एंड वाई। यानी कि अगर अनलेस देयर इज़ अ कोमा, अगर कोई कोमा नहीं है या प्रपोजिशन नहीं है उस हाफ सेंटेंस के लेफ्ट साइड में, सेंटेंस के का जो लेफ्ट हाफ है उस तरफ अगर कोई कोमा नहीं है या प्रपोजिशन नहीं है, तो ये हु, whom, which, when और why की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है एडजेक्टिव क्लोज। Note that in adjective clause sentences that doesn't come after commas and prepositions, और कोमा या प्रपोजिशन के बाद that का यूज़ नहीं होता। ओके, अब यहाँ देखिए, द ऑरेंज दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस, अगर
यहाँ पर जो कोमा या प्रिपोजिशन आ जाती तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं करते. The orange that he bought was delicious. I hate Tom, who or that always complain. I saw her laptop in the library, which was supposed to be under repair. I visited the town where they met. Fruit that is grown organically is expensive. The scientist who devised this method. और आपके एग्ज़ाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए जा सकते हैं कि इसमें आप कोई रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज फिल कीजिए, या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि कोई रिलेटिव क्लोज का कोई एग्जाम्पल दीजिए. किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है. तो आप इन जो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए इनको ध्यान रखिएगा. इसको और अच्छे से आपको समझाने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी to give a detailed kind of information about defining and non-defining relative clauses particularly. तो हम इसको एंड में ज़रूर समझते हैं कि डिफाइन और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजेस में क्या डिफरेंस है. इसको बिल्कुल मैंने एक या दो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश की है कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज क्या है. सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमने लिखा एलिफेंट्स दैट लव माइस आर वेरी अनयूजुअल. ठीक है, हाथी जो कि चूहिया से प्यार करते हो बड़ा ही रेयर है, ये आमतौर पे नहीं होता. ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, द इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द मेन सेंटेंस. यहाँ पे जो हमने इंफॉर्मेशन दी वो मेन सेंटेंस के लिए इसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है. दिस इज़ द बुक दैट माई फ्रेंड गेव मी डजेंट मेक सेंस. अगर हम यहाँ पे जो पार्ट हमने ये काटा, अगर हम इसको काट देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो क्या होगा, दिस इज़ द बुक, ये अपने आप में पूरी सेंस यानी उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है. दिस इज़ द बुक दैट माई फ्रेंड गेव मी, अगर हम इसे पूरा लिख रहे हैं तो ही सेंटेंस की सेंस निकल रही है, तो ही इसका अर्थ आपको समझ आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मेन सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए ज़रूरी है. इस एग्जाम्पल को, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे क्लोज को हम क्या कहेंगे, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी इसके अंदर दैट लगा के वो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, तो ये डिफाइन कर रहा है क्योंकि इसने उस चीज़ को डिफाइन किया. इस रिलेटिव क्लोज ने डिफाइन किया सब्जेक्ट को. द मैन आई मैट वॉज माई फ्रेंड. द क्लोज इज़ नॉट पुट इन कोमाज. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के अंदर सबसे पहली चीज़ कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इसेंशियल है, वो ज़रूरी है, उसे आप ओमिट या डिलीट नहीं कर सकते हो. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्लोज है, जो रिलेटिव क्लोज है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, उसको आप कोमा में नहीं डाल सकते हो, कोमा में नहीं. ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट है, यू कैन ओमिट द रिलेटिव व्हेन इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लोज. अगर रिलेटिव क्लोज के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है तो ही आप उसे डिलीट कर सकते हो, तो ही ओमिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कौन सा है, देखिए हमने उसमें क्या बताया, एलिफेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि कौन से एलिफेंट्स जो हैं वो अनयूजुअल हैं. यहाँ पे भी हमने एलिफेंट्स की इंफॉर्मेशन ली, लेकिन कैसे, एलिफेंट्स फिर हमने लगाया कोमा, एलिफेंट्स कोमा विच आर लार्ज एंड ग्रे कोमा कैन समटाइम्स बी फाउंड इन जूज. तो हमने क्या किया यहाँ पर
जो इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप इस बीच की इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर दो, इसे आप डिलीट कर दो, आप इसे ऐसे पढ़ो कि एलिफेंट्स कैन समटाइम्स बी फाउंड इन जूज, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। ओके, जो कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में ऐसा नहीं था। उसमें एक तो हमने कोमा नहीं लगाए थे, दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इसेंशियल थी, वो ज़रूरी थी, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते थे। अगर डिलीट कर दिया तो उसकी सेंस नहीं निकलेगी। सिर्फ एक उसमें कर सकते हो कि अगर जो रिलेटिव क्लोज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। जैसे यहाँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में एक और हमने एग्जाम्पल लिया, माई सिस्टर हु इज़ अ शेफ वर्क्स हियर। तो जो हु इज़ अ शेफ है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे आप ओमिट कर सकते हो, और उसके बिना भी इसकी पूरी सेंटेंस की पूरी सेंस आपको समझ आएगी। माई सिस्टर वर्क्स हियर। यू कैन नॉट ओमिट द रिलेटिव, लेकिन आप जो रिलेटिव है उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर हमने कहा माई सिस्टर हु इज़ अ शेफ वर्क, अब अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं कहूँ द मैन whom यू मेट वॉज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर आप कह रहे हो द मैन वॉज माई फ्रेंड, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दिया कि whom यू मेट, जिससे तुम मिले, कौन से इंसान की आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो, कौन सा इंसान जिससे तुम मिले, वो मेरा दोस्त था। ओके, तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में क्या है कि आप एक तो कोमा लगाते हैं, दूसरा इसेंशियल है इंफॉर्मेशन, और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के अंदर आप डिफाइनिंग में आपने कोमा नहीं लगाना है और नॉन डिफाइनिंग में कोमा आप लगाएंगे। ओके, यू पुट कोमास, द क्लोज इज पुट इन कोमास। पूरा क्लोज जो हमारा क्लोज है, जैसे एलिफेंट्स के बाद कोमा लगाए, विच आर लार्ज एंड ग्रे, फिर कोमा, तो विच आर लार्ज एंड ग्रे, दिस इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ओके, और यहाँ पे हमने whom यू मेट, दिस इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। जो हमने वहाँ लिखा दिस इज द बुक दैट माई फ्रेंड गेव मी, सो दैट माई फ्रेंड गेव मी इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ओके, सो हमने इस लेक्चर के अंदर क्लोजेस को समझा, क्लोज की डेफिनेशन समझी, हमने क्लोज, फ्रेज और सेंटेंस के डिफरेंस को समझा, हमने समझा कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज क्या है, और उसके बाद हमने नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज को डिस्कस किया, और फिर हमने अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ ये समझा कि डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजेस में क्या डिफरेंस है। ओके, अब आप प्रैक्टिस कीजिए जो हमने इसी में भी क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसे आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप स्टडिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।